क्लास 12th के विद्यार्थियों को बोर्ड की हार्दिक शुभकामनाएं। बोर्ड में आप अच्छा स्कोर करें, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, इसके लिए एक प्लेलिस्ट शुरू की है जिसका आज अंतिम वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आपके टॉपिक यूनिट 13 रिलेटेड है सदिश। यूनिट 13 के मैक्सिमम क्वेश्चन के वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख के अपनी जो है क्वेश्चन को कमांड अपने अच्छे से कमांड कर सकते हैं, उन क्वेश्चन को देख सकते हैं। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद यूनिट 14 को कंटिन्यू करेंगे इसके साथ ही। तो देखिए इसमें क्या है, एक क्वेश्चन लिया हमने 13.5 का क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको ABC 3 वेक्टर गिवन है, जिसमें वेक्टर A आपके सामने किस तरह से है, देखिए 2i + 2j + 3k B और C। हमें क्या गिवन है कि A + λb वेक्टर C पर क्या है, लंबवत है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, A + λb प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए देखिए A वेक्टर 2i 3j 2i 2j + 3k के साथ लैम्डा के साथ क्या लेना है, हमें B वेक्टर लेना है -i + 2j + k। इसको कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि i के साथ i के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए -λ हो जाएगा। j के कोफिशिएंट j के गुणा क्या आएंगे, 2 + 2λ, और k के कोफिशिएंट इस तरह से आएंगे, 3 यहाँ पे है और यह लैम्डा इस तरह से। ये हमें किसकी वैल्यू प्राप्त होगी है, A + λb की। अब हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है C के साथ, क्योंकि इनका C के साथ लंबवत होना दिया गया है। तो लंबवत होते हैं दो वेक्टर, तो हम जानते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो हम इसी वेक्टर का C वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो A + λb की वैल्यू 2 - λi + 2 + 2λj + 3 + λk, ये पूरा A + λb है। डॉट किससे कराना है, C वेक्टर से। तो C वेक्टर की वैल्यू देखिए क्या है, C वेक्टर हमें गिवन है 3i 3j, k नहीं है यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात है। तो k के साथ 0 ही लेना है और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल। तो i का i के साथ देखिए, वहाँ पे i के कोफिशिएंट में 3 है, यहाँ पे 2 - λ से इंटू हो जाएगा, j वाला j से, और k जो कि 0 ही है, k का कोफिशिएंट उसका k से। तो हमें इस तरह से देखिए 6 - 3λ 6 + 6λ = 0 प्राप्त हो जाएगा। 6 - 3 यानी 3λ हो गया, और ये 6 6 12 उधर चला जाएगा। इस तरह से लैम्डा की वैल्यू -12/3 -4 प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही आसान है। अब इसी कंटिन्यूस में एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, छोटा है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको दो वेक्टर दे रखे हैं जो यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। इनके मध्य का कोण थीटा है, और हमें प्रूव करना है sin θ/2 = 1/2 मोडुलस ऑफ A वेक्टर A कैप - B कैप। तो किस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है, देखिए ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम A कैप - B कैप का स्क्वायर फाइंड करते हैं, जिसमें A कैप स्क्वायर A - B का होल स्क्वायर फॉर्मूला -2 A कैप B कैप और B का। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, A कैप के साथ डॉट को हम A कैप का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसी तरह से B का होगा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हमने किया, इसे हम
स्क्वायर का मॉडुलस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी वेक्टर का स्क्वायर या उसके मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल होता है। ये हमने वेक्टर रिलेटेड वीडियो में भी इसका डिस्कशन किया है। फिर हमें गिवन है कि ए और बी कैसे सदिश है। देखिए इकाई सदिश है, यानी इसका परिमाण रिजल्टेंट मोड इसका मैग्नीट्यूड 1 1 होगा, ये इस तरह से। फिर देखते हैं कि यहाँ पे ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, -2 ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो आगे इस तरह से ये देखिए 2 यहाँ पे कॉमन आ गया, 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है ये कॉस थीटा। फिर हम देखते हैं कि कॉस के साथ राइट साइड में देखिए कॉस के साथ हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, और हम जानते हैं कि कॉस के साथ जब 1 आता है तो हम इस 1 का क्या करते हैं, इस 1 को हटाने के लिए देखिए कॉस का ऐसा ही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है जो इस 1 को हटा सके। इसके लिए देखिए 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2, ये आप एंगल का फॉर्मूला कॉस थीटा की जगह यूज करना है। फॉर्मूला कौन सा है, cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, और यहाँ पे 2x को आपको यहाँ पे थीटा लेके सॉल्व करना है। तो देखिए x आ जाएगा θ/2, इस तरह से यहाँ हो गया cos थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर x की जगह θ/2। फिर हम देखते हैं इसका आगे सॉल्यूशन। ये अंदर 1 से 1 देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 × 2 कितना हो गया, 4 sin स्क्वायर θ/2 किसके इक्वल हैं, ए बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे sin स्क्वायर θ/2 1/4 मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर हटाते हैं तो उसका स्क्वायर रूट लगेगा उधर, और देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, और यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर प्रूव हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, बोर्ड की दृष्टि से 3 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। अच्छे से अभ्यास करें इसका। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल जिसमें a क्रॉस b का होल स्क्वायर इक्वल प्रूव करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए राइट साइड में हम जानते हैं a क्रॉस b का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करें a क्रॉस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी देखिए मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट पार्ट अपना सेम ही रहेगा, इसको a स्क्वायर और b स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। इस साइन को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फिर हम देखते हैं कि इसका राइट पार्ट जब 1 से इसको इंटू करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, अब ये a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस से भी इंटू हुआ, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर। फिर बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ये पार्ट सेम टू सेम, इसे सेम टू सेम रखना है। यहाँ पे देखिए ये होल स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ पे a b ये मॉडुलस ही है, यहाँ पे कंटिन्यूशन में इसको मॉडुलस में ही रखना है, ये इस तरह से। तो मॉडुलस a मॉडुलस b कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है आप जानते ही हैं, वो हमें वहाँ पे रखना है, मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर माइनस ये हो गया a डॉट b का फॉर्मूला होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर का मॉडुलस उस वेक्टर के स्क्वायर के भी इक्वल होता है, तो इसको हम बिना मॉडुलस के भी इस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारा प्रूफ है। यही सिद्ध करना था, अच्छे से ध्यान दीजिए इसका।
फिर देखते हैं हम एक और कंटिन्यू में अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 13.5 का 16th क्वेश्चन, जिसमें a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का रिजल्ट 0 दे रखा है और हमें फाइंड करना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में जो हमें गिवन है उसका दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ स्क्वायर इसका किस तरह से सॉल्व होगा, देखो a प्लस बी प्लस सी का डॉट करवाना है a प्लस बी प्लस सी से ही इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी जो है, एक और चीज़ ध्यान दें, यहाँ ए बी सी तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं, ये भी हमें गिवन है। तो किस तरह से देखिए आप इसको एक्सपेंड करना है, ए का ए के साथ डॉट करेंगे, ए डॉट ए का बी के साथ डॉट करना है और ए का सी के साथ डॉट करना है। फिर बी का ए के साथ, बी का बी के साथ और बी का सी के साथ, फिर सी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, सी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट और सी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब जो सेम है, जैसे ये देखो ए डॉट ए, इसको हम ए का मॉडुलस का स्क्वायर लिखेंगे, ए डॉट बी एज इट इज रखना है और ए डॉट सी भी यहाँ पे सेम रहेगा। ये हो गया ए डॉट बी। देखो डॉट प्रोडक्ट में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, इसलिए बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, इसलिए मॉडुलस बी का स्क्वायर, बी डॉट सी को बी डॉट सी रहने देना। ये यहाँ पे देखिए ए डॉट सी है तो इसको भी ए डॉट सी लिख सकते हैं क्रम बदल के, इसको बी डॉट सी और ये सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 1 हो गई। ए डॉट बी 2 बार है, 2 ए डॉट बी हो गया, ए डॉट सी भी 2 बार है और बी डॉट सी भी 2 बार है। पहले तो ये डबल डबल वाले, उसके बाद देखिए मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू 1, मॉडुलस ऑफ सी की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इन तीनों टर्म से 2 कॉमन ले लेते हैं, ए डॉट बी, ए डॉट सी और बी डॉट सी। ये 1 और ये 1 कैलकुलेट होके इक्वल के उधर माइनस में चले जाएंगे और इस तरह से हमें ए डॉट बी प्लस, देखिए बी डॉट सी पहले लिख सकते हैं हम यहाँ पे, प्लस ए डॉट सी या सी डॉट ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी -3/2। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, सॉरी क्वेश्चन है। अब हम इसी के कंटिन्यूशन में यूनिट 14 शुरू कर रहे हैं। यूनिट 13 के मैक्सिमम क्वेश्चन प्लेलिस्ट में आप जाके पहले ही वीडियो में देख सकते हैं जो अपलोड कर रखे हैं। यहाँ पे आज हमने 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, अब हम यूनिट 14 के इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए देखिए यूनिट 14 जो आपके 3D है, 3 डायमेंशन। यूनिट 14 में आपको लाइन एंड प्लेन के बारे में पढ़ना है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 लाइन दे रखी है और दोनों की दोनों लंबवत दी हुई है, परपेंडिकुलर दी हुई है। तो पहले तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका जो व्यापक रूप है, मेन फॉर्म है, किस तरह से होगा उसके लिए थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए। x जो है वो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस तरह से बदलाव करते हैं, सबके निशान बदल दिए। यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 7, तो 7 कॉमन लेना है इस तरह से, और यहाँ z आगे है और ना इसका कोई कोफिशिएंट है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। फिर हम देखते हैं x माइनस 1/3, ये 7 में रहेगा क्योंकि y के यहाँ पे कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसको सेम टू सेम। तो इस लाइन के दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, देखिए -3, 2p7 और 2, ये तीनों डायरेक्शन रेशियो होंगे।
इस तरह से सेकंड लाइन की बात करते हैं। सेकंड लाइन में देखिए पहली बात तो यहाँ पे x माइनस में है और कोफिशिएंट भी 7 है, इसलिए हमें -7 कॉमन लेना है ताकि x पॉजिटिव रहे और 7 बाहर आने की वजह से ये 1 बन जाए। ये इस तरह से y कोई चेंज केस नहीं होगा इसमें। z में देखिए z माइनस का, इसलिए 6 को पीछे करना है, z -6 अपॉन -5 लेना है और ये -7 अपॉन आने के बाद x -1 अपॉन ये इस तरह से रह जाएगा -3p अपॉन 7। y -5 अपॉन 1 तो एज इट इज़ है और यहाँ पे भी ये कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ हमारा डायरेक्शन रेशियो किस तरह से आएगा, -3p अपॉन 7, 1 एंड -5। अब हम जानते हैं दोनों रेखाएं लंबवत हैं, दोनों रेखाएं लंबवत हैं और लंबवत की क्या शर्त होती है कि उनके जो डायरेक्शन रेशियो क्या जो परस्पर गुणनफल है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू पुट करते हैं और हमारा रिजल्ट किस तरह से आएगा देखिए। a1 हो गया हमारे -3 a1 ये वाला a1, a2 -3p अपॉन 7, b1 हो गया 2p अपॉन 7, b2 हो गया 1 और c1 हो गया 2, c2 -5। तो इसकी कैलकुलेशन देखिए 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 -10 इक्वल टू 0। इस तरह से कैलकुलेट करके हम देखते हैं तो यहाँ पे 7 एलसीएम आ गया, 11p 9 and 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा, 11p इक्वल टू 70 और p की वैल्यू आएगी 70 अपॉन 11 जो कि इस तरह से होगी। ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है लंबवत की। आगे देखिए कुछ और क्वेश्चंस। अब हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दिया है कि एक बिंदु 1 2 -4 से गुजरने वाली एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों लाइन के लंबवत है। तो सबसे पहले देखते हैं जो गिवन लाइन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में x y z आगे है और पॉजिटिव है और ना इसका कोई कोएफिशिएंट है। अब हम मानते हैं कि जो हमें फाइंड करनी है लाइन, उसकी डायरेक्शन कोसाइन दिक् कोजिया LMN। अब ये जो लाइन है इस पहली वाली लाइन के लंबवत है। तो प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए इसके दिक् अनुपात दिक् कोसाइन और वहाँ पे दिक् कोसाइन जो हमने ज्ञात करने इनका परस्पर गुणनफल, जैसे L1 L2 M1 M2 N1 N2, ये इस तरह से 0 होगा। तो N1 और L1 ये जो इस तरह से L1 M1 और N1 होंगे। हमें ये जो गिवन लाइन है यहाँ से 3 -16 है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, और 7 ये L M और N है दी हुई लाइन की। अब L2 M2 और N2 है जो हमें ज्ञात करनी उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन LMN। तो इस तरह से हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो गई 3L 16M 7N इक्वल टू 0। इसी प्रकार हमें एक और लाइन गिवन है जो ये लाइन है, ये भी दोनों इस पे लंबवत है। यहाँ पे देखिए 3 × L डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, 3L 8M -5N इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। यहाँ पे बाई लैंग्वेज में आपको लिखना है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है इसलिए ये कंडीशन मिलेगी, और ये वाली लाइन इसके जो है लंबवत इसलिए ये कंडीशन मिलेगी। ये रेखा इसके लंबवत है और ये भी लंबवत है परपेंडिकुलर। अब हम इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, L M और N लेना है। L के अंदर देखिए L के बाद क्या आता है, M आता है, तो M के कोएफिशिएंट लेने इस तरह से। ये देखिए -16 -5 इनका क्या हो गया 8 × 7। फिर देखिए M के बाद कौन आता है N, तो N के कोएफिशिएंट को पहले लेना है। M वाला नीचे नहीं आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको इससे इंटू करना है और ये इससे इंटू होगा।
उसके बाद n है, n के साथ देखिए n यहाँ पे ये थोड़ा कैलकुलेशन इस तरह से एक अनुपातिक रूप से ये सॉल्यूशन हो रहा है इसका। तो L अपॉन देखिए 80 माइनस 56 m के अपॉन में 21 प्लस 15 और n के अपॉन में 24 प्लस 48। तो इस तरह से हमें इसका जो अनुपात मिलेगा इस तरह से L अपॉन 24 m अपॉन 36 और n अपॉन 72। सारे के सारे जो है 12 से डिवाइजिबल है, 12 का इन सब में भाग जाता है। तो डायरेक्ट भाग देके देखिए आप इस तरह से हमें एक शॉर्ट रूप में इनके अनुपात मिल जाएंगे L M और N 2 3 और 6। ये देखो अनुपात में है, ये इस वैल्यू इस तरह से लेनी। अब हमें गिवन पॉइंट है, ये देखिए इस पॉइंट से गुजरने वाली रेखा जिसके हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर चुके हैं, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर चुके हैं। इसका इक्वेशन क्या होगा, हमें इसका सदिश रूप पूछा है। हम यहाँ पे दोनों रूप देख लेते हैं इसके। तो हमें इसका सदिश रूप इस तरह से मिलेगा। जो हमें पॉइंट गिवन है i प्लस 2j माइनस 4 के, उन्हीं से बना एक वेक्टर यहाँ लिखना है। फिर लैम्डा के साथ इनके डायरेक्शन कोसाइन से बना हुआ वेक्टर, वो इस तरह से लिखना है। बहुत ही आसान तरीका है इसका। फिर इसका एक कार्तीय रूप भी है, जो कार्टेशियन फॉर्म है, वो किस तरह से होगी देखिए। x माइनस x1 जो हमें पॉइंट गिवन है वो लिखना है। L M और N यहाँ पे ये डायरेक्शन कोसाइन है, और कुछ कुछ इक्वेशन में हम यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो भी ले सकते हैं क्योंकि ये अनुपातिक रूप से बराबर है। तो L की वैल्यू यहाँ पे 2y माइनस 2 अपॉन 3 और z देखिए माइनस 4 है, इसलिए ये प्लस 4 हो जाएगा अपॉन n की वैल्यू 6 है। इस तरह से जो हमें अभिष्ट रेखा ज्ञात करनी थी वो प्राप्त होगी, उनके दोनों फॉर्म प्राप्त हो गए, दोनों इक्वेशन प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारे सामने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कह सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज के अंदर, जिसमें हमें दो लाइन का प्रच्छेदन होना या नहीं होना ये ज्ञात करना है कि ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी, और अगर करेगी तो किन बिंदुओं पे करेगी। तो इसके लिए देखिए सॉल्यूशन बड़ा आसान है। फर्स्ट लाइन के इक्वल हमें एक कांस्टेंट वैल्यू सोच लेनी है, जो हम यहाँ पे लैम्डा ले लेते हैं। तो इस तरह से हम देखो ये पार्ट तीनों इक्वल है इसके। तो x की वैल्यू इस तरह से मिलेगी, देखिए y और z को हम गायब कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1 इंटू लैम्डा प्लस 4, यहाँ पे आप कैलकुलेट थोड़ा सा ध्यान से करिए x की वैल्यू को। इसी तरह से y की वैल्यू मिलेगी, ये 4 इसके इंटू जाएगा माइनस का, माइनस 4 माइनस 3 लैम्डा, और यहाँ पे z की वैल्यू 7 लैम्डा माइनस 1। इस तरह से ये तीनों वैल्यू मिल गई फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन देखते हैं इसी प्रकार। इस इक्वेशन की इक्वल भी ये कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, वो इस तरह से होगी देखिए। ये हम म्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखिए 2 म्यू प्लस 1, y की वैल्यू 3 म्यू माइनस 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये माइनस 3 है, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और z की वैल्यू हमें इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। अब हम जांच कर रहे हैं कि ये परिच्छेद करेगी नहीं करेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू को कंपेयर करते हैं और y की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। x के जो मान है वो आपस में इक्वल रख के एक इक्वेशन प्राप्त करते हैं। x के मान क्या है हमारे पास, पहले वाले 4 प्लस लैम्डा, उसके बाद 2 म्यू प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। फिर हम देखते हैं y के मान, y की जो वैल्यू है वो किस तरह से होगी। y की वैल्यू यहाँ हमारे पास, और यहाँ पे माइनस 3 म्यू माइनस 1। तो ये हमें दूसरी इक्वेशन इस तरह से मिलेगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं देखिए। इसको आप कोएफिशिएंट इक्वल करके या किसी तरीके से सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकालेंगे।
तो हम देखते हैं इस इक्वेशन को 4 से इंटू करें तो 8 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 8 क्यूब माइनस 12। दूसरी इक्वेशन को हमने सेम रखा और इसको कैलकुलेट किया, म्यू हमें 2 मिल गया, इसकी हेल्प से लैम्डा 1 मिलेगा। अब हम इसको चेक करते हैं जेड की वैल्यू पर। इक्वेशन फर्स्ट में जेड हमारे पास इस तरह से था, इक्वेशन सेकंड में जेड हमारे पास इस तरह से था। लैम्डा हमारा क्या आया है, देखिए 1 आ गया, 7 इंटू 1 माइनस 1 6 प्राप्त हो गया। म्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ देखिए म्यू की वैल्यू करते हैं 8 इंटू 2 माइनस 10 6 हो गया। ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, इसका मतलब ये प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेदन होगा, इनका इंटरसेक्शन होगा। अब किन बिंदुओं पे होगा, इसके लिए देखिए जो एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहे लैम्डा के रूप में लो या म्यू के रूप में लो, कोई भी एक लेके हम सॉल्व करते हैं। जैसे लैम्डा के रूप में थी हमारे पास इस तरह से थी, तो लैम्डा हमने प्राप्त किया ही था 1 + 4 टोटल हो गया 5। वाई हमने प्राप्त किया था -4 लैम्डा -3, जिसमें हम लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें वाई प्राप्त हो जाता है -7। और जेड हमें जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप -7 लैम्डा -1, यहाँ पे वाई था -4 लैम्डा -3 और जेड है 7 लैम्डा -1। तो यहाँ पे जेड हम ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, इसकी वैल्यू 6 है। यानी हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो क्या आएगा 5 -7 एंड 6। इस बिंदु पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन और एग्जाम्पल अच्छे से अभ्यास करें। ये कार्टेशियन फॉर्म में था, इसको वेक्टर फॉर्म में भी प्रैक्टिस करें। अब हम लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने एक लाइन दे रखी है। इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है और इस पी क्यू की इक्वेशन भी फाइंड करनी है जो इसके लंबवत है। तो पहले देखते हैं कि हम इसकी जो डिस्टेंस है वो किस तरह से निकालेंगे। उससे पहले हमें क्यू की जो है पोजीशन पता होना चाहिए, क्यू के निर्देशांक पता होना चाहिए। और बात करते हैं इस लाइन की, तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखें तो x माइनस का है, तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करें, चिन्ह बदल दे सबके, x प्लस का 4 माइनस का 2b माइनस का y माइनस 0/6 और यहाँ पे z -1/-3 लेके एक कांस्टेंट वैल्यू लैम्डा ले लेते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू किस तरह से प्राप्त करेंगे, जैसे पिछले इक्वेशन में भी की थी हमने, -2 लैम्डा + 4 ये x की वैल्यू है। y की वैल्यू ओनली 6 लैम्डा रहेगी क्योंकि यहाँ पे 0 की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। और z जो हमारे को -3 लैम्डा + 1। इस तरह से ये जो 3 पॉइंट मिले हैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ये q के कोऑर्डिनेट होंगे, y की वैल्यू और z की वैल्यू, ये हमारे q के निर्देशांक होंगे। q हमें इस तरह से मिलेगा, क्या है -2 लैम्डा + 4, ये q में x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। इस तरह से फिर हम देखते हैं p क्या है हमारे पास। p गिवन है, आप देखिए 2 3 4 और q हमें यहाँ से मिल गया। तब हम निकालेंगे पी क्यू के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। क्या होता है दिक् अनुपात, वो थोड़ा सा देख लीजिए। निर्देशांकों का अंतर कह सकते हैं हम, दोनों पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट का अंतर। तो जैसे हम q के निर्देशांक को पहले लिखते हैं -2 लैम्डा + 4, इसमें से हमें 2 माइनस करना है। इस तरह से हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी a1 की। a2 क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने x के निर्देशांकों का अंतर लिया, तो a2 जो होगा वो y के निर्देशांक b1 y के निर्देशांकों का अंतर होगा। तो वो किस तरह से होगा, देखिए b1 यहाँ पे y के निर्देशांक क्या है, q में 6 लैम्डा माइनस यहाँ पे देखिए 3 तथा c1 क्या होगा, z के निर्देशांकों का अंतर
जब भी हमें 2 पॉइंट पता हो ना तो हम उनका डायरेक्शन रेशियो इस तरह से निकालते हैं। तो जेड के निर्देशांकों का अंतर इस तरह से आएगा आपके -3 लैम्डा -3। अब ये जो पी क्यू है, ये देखिए पी क्यू किसके ऊपर लंबवत है, ए बी पर, और ए बी के अधिक अनुपात हम यहाँ से लेंगे इक्वेशन से, और फिर उनका परस्पर देखते हैं गुणनफल। पी क्यू किस पर लंबवत है, ए बी पर, और ए बी के दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो किस तरह से हैं, देखिए A2 B2 और C2 इक्वेशन से देखिए आप, इक्वेशन से जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हमें प्राप्त हुई है -2 6 और -3। दोनों लाइन कैसी, लंबवत, तो हम लंबवत की कंडीशन लगाते थे यहाँ पे। तो किस तरह से होगी, देखिए लंबवत की कंडीशन हमारे वो ऐसे हो जाएगी A1 A2 B1 B2 C1 C2 का परस्पर गुणनफल 0 के गुण। A1 A2 वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से हम, B1 B2 और C1 C2। इस तरह से हम देखो लैम्डा की वैल्यू प्राप्त करते हैं। +4 लैम्डा हो गया, -4 36 लैम्डा -18, ये हो गया +9 लैम्डा +9 = 0। टोटल मिला के हमारे पास 49 लैम्डा माइनस, यहाँ पे कैलकुलेट करके हम देखते हैं तो 13 प्राप्त होता है। 22 माइनस ये 9 प्लस का है, इसलिए लैम्डा हमें मिलेगा 13/49। अब हम देखते हैं कि जो Q के निर्देशांक हैं वो क्या होंगे, और फिर पी क्यू के बीच की दूरी क्या होगी, और पी क्यू का समीकरण क्या होगा। तो हम देखते हैं कि क्यू के निर्देशांक किस तरह से आते हैं। क्यू में देखिए x1 -2 लैम्डा +4 था, -2 लैम्डा की वैल्यू 13/49 पुट किया और सॉल्व कर लिया। y2 6 लैम्डा 6 × लैम्डा की वैल्यू सॉल्व हो गई, और z2 -3 लैम्डा +1 को कैलकुलेट करते हैं 10/49। अब हम देखते हैं कि ये जो Q है और ये जो पॉइंट P है, इनके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला वही x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर + z2 - z1 का स्क्वायर। यहाँ पे हम x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x2 y2 की वैल्यु, y1 की वैल्यू, z2 की वैल्यू और z1 की वैल्यू पुट करते हैं। बस पूरे को कैलकुलेट करके हम देखेंगे इसकी वैल्यू 909/49 आएगा। इसका स्क्वायर रूट 3√101/7, ये इकाई दूरी आ गई है इनके बीच की। अब हमें अगर इसकी इक्वेशन पूछी जाए कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, वो किस तरह से है, अगले क्वेश्चन में पूछी है, इसमें तो जस्ट दूरी तक ही पूछा है, लेकिन फिर भी हम इक्वेशन देखते हैं कैसी होगी इक्वेशन इसकी। तो दो बिंदुओं P तथा Q से गुजरने वाली रेखा की इक्वेशन का ये कार्टेशियन फॉर्म है। x - x1 x2 - x1, y - y1 y2 - y1, z - z1 z2 - यहाँ पे हम x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, जो आपको सॉल्व करके देखनी है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि इस तरह से है। यहाँ पे उससे पहले एक फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो रेखाओं के बीच की दूरी, जब रेखाएं इस रूप में हो, सदिश रूप में हो। फर्स्ट लाइन का क्वेश्चन a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, दूसरे का a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। इसके बीच की डिस्टेंस किस तरह से होगी, a2 - a1 वेक्टर करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है उसका b1 क्रॉस b2 के वेक्टर से, और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। कोई भी इक्वेशन जिसमें डिस्टेंस आपको पूछी है और इक्वेशन इस तरह से गिवन हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हम डिस्टेंस रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि 14.5 का 5th क्वेश्चन है। इसमें आपको इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। सबसे पहले इन लाइन को इसके असली रूप में एक अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। x y पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है, यहाँ पे -0/1 करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और दूसरी इक्वेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे z = 2 दे रखा है, तो हम z = 2 कब प्राप्त कर सकते हैं, देखिए जब z माइनस हम 2/0 लें, = 0 लें,
तो ये इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें z की वैल्यू यहाँ पे चाहे कुछ भी कांस्टेंट भी ले लें तो ये 0 हो जाता है और +2 यानी z = 2 प्राप्त होता है। तो हमें ये थोड़ा सा इसकी जगह ध्यान देना है। x + 1/3 सेम टू सेम रहेगा, ये वे भी सेम रहेगा और यहाँ पे z - 2/0 लेना है। ये इक्वेशन तो सेम टू सेम। अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है PQ। P और Q देखिए लंबवत दूरी है और दूरी हमेशा लघुत्तम जो होती है वो लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो PQ दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर इस तरह से, ये प्लेन में है। तो डायग्राम थोड़ा इस तरह से ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो दो इक्वेशन हमें गिवन है उससे हम P और Q के कोऑर्डिनेट पता लगा लेते हैं कि क्या कोऑर्डिनेट होंगे P और Q के। इसके लिए देखिए x की वैल्यू 2λ + 1, y की वैल्यू 3λ - 1 और z की वैल्यू ओनली λ। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमें प्राप्त हो गई। या यूँ कहे तो फर्स्ट इक्वेशन जो है L की है तो ये P के लिए पॉइंट हो गई। ये तीनों के तीनों पॉइंट P के लिए होंगे, P के निर्देशांक होंगे। फिर हम देखते हैं Q के लिए इसी तरह से। तो Q के लिए देखिए आप इसके इक्वल में म्यू मान लेते हैं तो किस तरह से आएगा, x की वैल्यू 3μ - 1, y की वैल्यू μ + 2, देखिए μ + 2 हो जाएगा और z की वैल्यू μ से 0 इंटू हो जाएगा +2 जो ऑलरेडी गिवन है। इस तरह से हमें P और Q के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हम क्या करते हैं कि PQ के दिक् अनुपात निकाल देते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं। वो किस तरह से होंगे, जैसा कि मैंने बोला था कि निर्देशांकों का अंतर किस तरह से होगा। निर्देशांकों का अंतर A1 B1 और C1, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका निर्देशांकों का अंतर करके निकालते। देखिए ये निर्देशांकों का अंतर इस तरह से देखो, Q में x2 y2 z2, x1 y1 z1, इनका डिफरेंस x2 - x1, x2 - x1 कर रही है इसलिए ये वैल्यू दोनों माइनस की हो जाएगी। इसमें से ये माइनस करेंगे, ये देखिए, और 2 में से λ। इस तरह से हमें ये तीनों वैल्यू प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं कि जो PQ लाइन जो है वो L पे भी लंबवत है और M पे भी लंबवत है, तो उससे हमें किस तरह का रिलेशन मिलेगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से पार्टली इसको अच्छे तरीके से ध्यान देके प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से PQ के डायरेक्शन रेशियो प्राप्त हो गए हमारे। जो लाइन L है उनके डायरेक्शन रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2 3 1। PQ लाइन L पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, इसलिए इनके डायरेक्शन रेशियो का जो गुणनफल होगा परस्पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 = 0, A1 A2 B1 B2 C1 C2। पर देखिए इसको पूरा कैलकुलेट करके एक हमें इक्वेशन प्राप्त होगी 9μ - 14λ + 7। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम देखते हैं कि जो लाइन जो हमारी रेखा है दूसरी लाइन M, वो भी किसके ऊपर लंब है, PQ पर लंब है। तो उससे भी हम क्या है कि इक्वेशन प्राप्त करते, देखिए वो इस तरह से होगी। जब हम L और PQ को निकाला उसी तरह से इसका भी निकालना है। तो M से ये लंबवत हैं, M के डायरेक्शन रेशियो 3 1 0, परस्पर इसका भी इस तरह से गुणा A1 A2 B1 B2 C1 C2। इस तरह से हमें सेकंड इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व करेंगे तो म्यू और लैम्डा हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब इनकी हेल्प से हमें जो कोऑर्डिनेट है P के और Q के ज्ञात करने हैं, वो किस तरह से होंगे देखिए ज़रा। उसके बाद हमें PQ के बीच की दूरी और PQ का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस तरह से लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू है पुट करके हम P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे x1 y1 z1। यहाँ पे सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन देखी, थोड़ा सा अच्छे से करके अभ्यास करना है। फिर Q के निर्देशांक भी इस तरह से x2 y2 z2 प्राप्त करेंगे, जो यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट करने के बाद प्राप्त हो जाएंगे इस तरह से।
फिर हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है पी क्यू। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। बिंदु हम ज्ञात कर चुके हैं x2 y2 z2 x1 y1 z1, यहाँ पुट कर देने हैं। फिर इक्वेशन के लिए देखो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, z माइनस z1 और z2 माइनस z2। यहाँ पे भी यही बिंदु पुट करेंगे तो हमें ये पी क्यू की इक्वेशन मिलेगी। बहुत ही लेंथी और लंबा क्वेश्चन है। अब हम एक दो क्वेश्चन प्लेन रिलेटेड डिस्कस करते हैं समतल के। वो किस तरह के देखिए, तो हम पहले देख लेते हैं कि कोई भी प्लेन किस फॉर्म में होता है। लाइन का इक्वेशन हमने इससे पहले वाले क्लास में देखा है, ax by प्लस c इक्वल टू 0। ये 10 तक 2D के फॉर्म में इस तरह से लाइन की इक्वेशन देखी थी। 3D में हमारे लाइन की इक्वेशन थोड़ी अलग थी। अब हमारे 3D में प्लेन जो है ये देखिए ax by cz प्लस d इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होता है। प्लेन एक समतल इसको बोला जाता है। और दूसरा प्लेन जैसे कि वो भी इसी फॉर्म में होगा, बस ये कोएफिशिएंट चेंज होंगे x y z के। इनके मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र ये देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहाँ पे इस तरह से हैं। इन दोनों प्लेन के डायरेक्शन को साइन कह सकते हैं इसको। फिर कंडीशन, अगर ये दोनों प्लेन लंबवत हैं तो यहाँ पे इसका जो है परस्पर गुणनफल 0 होगा, और अगर समांतर है तो ये इस फॉर्म में होंगे। अब हम एक विविध का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्लेन रिलेटेड है। अब हम देखते हैं एक रेखा लाइन और एक प्लेन समतल के बीच कोण किस तरह से ज्ञात किया जाता है। ये दोनों देखिए अपने अपनी फॉर्म में है। इनका फॉर्म है वेक्टर फॉर्म r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, और समतल के लिए r डॉट n इक्वल टू डी। यहाँ पे d डिस्टेंस है और ये n नॉर्मल है। इनके मध्य कोण का सूत्र साइन थीटा इक्वल टू b डॉट n, b कौन सा लाइन से और n प्लेन से, अपॉन मॉडुलस ऑफ b मॉडुलस ऑफ n, इस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, ये a है प्लस लैम्डा, ये पूरा b है। इसमें से हमें b वेक्टर लेना है और b वेक्टर का जो है रिजल्टेंट, इसका जो मैग्नीट्यूड है मॉडुलस किस तरह से निकालना देखिए, -1 1 और 1, इसको कैलकुलेट करते हैं तो √3 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए प्लेन की इक्वेशन में r डॉट ये पूरा का पूरा n है। अब n का भी हम मॉडुलस निकालते हैं, तो n का मॉडुलस किस तरह से आएगा देखिए, रूट में 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करके हम 9 + 4 + 1 √14 प्राप्त कर लेते हैं। फिर हमें निकालना है b वेक्टर डॉट n वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि i का i से, j का j से और k का k से। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आया है -2। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर n अपॉन मॉडुलस ऑफ b एंड मॉडुलस ऑफ n। तो देखिए b डॉट n हमने प्राप्त किया यहाँ पे -2, b का मॉडुलस √3 और n का √14। मॉडुलस है इसलिए ये नेगेटिव हट जाएगा और हमारा एंगल जो है इस तरह से आएगा साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू 2/√42, और यहाँ से अगर हम थीटा निकालें तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 2/√42। ये हमारा आंसर है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको दो लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन है, दिक्कोजिया है, उनका रिलेशन
दो इक्वेशन के रूप में दे रखा है, दो समीकरण के रूप में दे रखा है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से L की वैल्यू 5m माइनस 3n को सेकेंड इक्वेशन के अंदर L की जगह पुट कर लेते हैं। बहुत ईजी है, यहाँ पे पुट किया, m और n का जो टर्म है वो सेम रहेगा इस तरह से। अब हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो a स्क्वायर माइनस 2ab में देखिए 3 5 जा 15 का डबल और यहाँ पे b स्क्वायर प्लस का। ये फॉर्मूला एक्सपेंड होने के बाद उसके बाद यहाँ पे ये टर्म सेम टू सेम किस तरह से होता है, देखिए 175 माइनस यहाँ पे हो गया 210 mn और 63 n स्क्वायर, साथ में आपको इसको कैलकुलेट करना है। इस तरह से हम देखते हैं कि 175 और ये 180 m स्क्वायर हो गया, 210 mn और 63 में से ये 3 कम हो जाएगा, 60 n स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए एक तो 0 हम हटा लेते हैं कैलकुलेशन में, 18m स्क्वायर माइनस 21 mn प्लस 6। तो हम और देखते हैं कि यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो इससे क्या हमारा इक्वेशन जो है वो थोड़ा शॉर्ट रूप में आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा 3 कॉमन लेने के बाद। अब हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है। किस तरह से होगा देखिए, 6m स्क्वायर माइनस 7mn प्लस 2n स्क्वायर में आप देखिए ऐसी वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई कराए तो 6 2 जा 12 आए, इंटू करने से और ऐड करने से 7 आए, तो क्या होता है वो 3 और 4 3 और 4। यहाँ से देखिए 3m कॉमन, 2m माइनस n, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा देखिए, एक तो ये माइनस है इसलिए माइनस 2n कॉमन आ जाएगा, 2m माइनस n। ये माइनस n क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया है। ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम, तो ये इस तरह से हो जाएगा, इक्वल टू 0। एक बार जब हम इसको इक्वल लेंगे, इसके इक्वल 0 लेंगे तो हमें n की वैल्यू 2m प्राप्त हो जाएगी, और एक बार जब हम इसको 0 लेंगे तो हमें 3m इक्वल टू 2n, और यहाँ पे n की वैल्यू 3m/2 प्राप्त हो जाएगी। अब इन दोनों मान की हेल्प से, इन दोनों की सहायता से हम बाकी तीनों मान कैसे ज्ञात करते हैं उसका थोड़ा सा एक तरीका देख लीजिए, बहुत ही आसान है। तो देखिए पहले हमारे पास n की वैल्यू 2m जो यहाँ रखते हैं, l इक्वल टू 5m माइनस 3, n की जगह 2m, तो हमें l की वैल्यू m के रूप में इस तरह से प्राप्त हो जाएगी माइनस m, l इक्वल टू माइनस m। अब हम जानते हैं कि जो तीनों डायरेक्शन कोसाइन होती हैं उनका जो स्क्वायर होता है वो 1 के इक्वल होता है। l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का योग। l की जगह क्या है, माइनस m, m को m ही रहने देना है, और n की जगह यहाँ देखिए 2m। तो इस तरह से हमें m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी 6m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। m स्क्वायर की वैल्यू 1/6 और m की वैल्यू प्लस माइनस रूट में 1/6 प्राप्त हुई है।
इसके बाद हम देखते हैं आगे वाली दूसरी वैल्यू कैसे होंगी। तो वो इस तरह से होगी, देखिए L इक्वल टू क्या है -m। -m की वैल्यू हम पॉजिटिव लेके कर रहे हैं पहले, तो यहाँ पे देखिए m पॉजिटिव में लिया 1/√6, लेकिन यहाँ पे L की वैल्यू नेगेटिव आ गई। तथा n इक्वल टू, देखिए n इक्वल टू कितना है 2m है, 2m की वैल्यू 1/√6। इस तरह से हमें ये n की वैल्यू प्राप्त हो गई 2/√6। इस तरह से L, M और n ये तीनों प्राप्त हो गए हमें, 1/√6 माइनस का, 1/√6 ये प्लस का, और 2/√6 किसकी वैल्यू है, ये n की। अब हम क्या करते हैं, इसकी सेकंड वैल्यू पे भी ध्यान देते हैं कि सेकंड इसकी जो वैल्यू अगर नेगेटिव ले लें m की वैल्यू तो कैसे आएगी। वैसे यहाँ नेगेटिव का कोई इफेक्ट रहेगा नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो यहाँ पे अगर चिन्ह बदलेंगे तो ये ऑपोजिटली सब चिन्ह बदल जाएंगे। तो इसी सीक्वेंस में रखते हैं हम इसको। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू जो हमने n की निकाली थी m के रूप में, वो इस तरह से थी। अब इस वैल्यू की हेल्प से हम फिर से L और m n तीनों की वैल्यू निकालते हैं। तो ये वैल्यू हम क्या यहीं पे पुट करते हैं, L इक्वल टू 5m माइनस 3n। इसमें ये पुट किया, कौन सी वैल्यू है ये, जब हमने शुरुआत में m और n का रेशियो निकाला था, अनुपात निकाला था वहाँ से। तो यहाँ पे देखिए 9m/2 और 2 एलसीएम लेते हैं तो 10 माइनस 9m अपने पास m/2, ये L की वैल्यू है। अब इस L की वैल्यू की हेल्प से हम n की वैल्यू निकालते हैं, जो किस तरह से होगी, n की और L की तीनों की वैल्यू की हेल्प से हम आगे के सॉल्व करते देखिए। तो यही वैल्यू L की m के रूप में, n की m के रूप में यहाँ पे पुट करते हैं। इससे पहले हमने L1, M1 और N1 निकाला था फर्स्ट कंडीशन से, हम हमारे सेकंड कंडीशन को अब देख रहे हैं, जिसमें देखिए L की जगह m/2 प्लस m² को m² और n की जगह 3m/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, m²/4 m²/1 है, ये 9m²/4 इक्वल टू 1। या एलसीएम लेते हैं 4 m², 1 का 4 में 4 टाइम, ये 4m², ये 9m² इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमें ये 14m²/4 की वैल्यू 1 मिली है। तो m² आएगा ये 4/14। इस तरह से m की पॉजिटिव वैल्यू ले तो रूट में 4/14 यानी 2/√14, ये m की वैल्यू आ गई। अब हम इसी m की हेल्प से l निकालते हैं। तो l क्या है, देखिए m/2 है, m की वैल्यू 2/√14 के अपॉन में, और 2 लेते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। इस तरह से हमें ये l की वैल्यू मिल गई। n की वैल्यू में देखिए 3m/2 है, 3/2। m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2/√14, 2 से 2 कट हो गया, 3/√14। इस तरह से हमें ये तीनों वैल्यू प्राप्त हो गई हैं। अब हम यहाँ पे इसको L2, M2 और N2 मानेंगे। ये सेकेंड टाइम डायरेक्शन क्वेश्चन है, ये 1/√14। इसके बाद जो है दूसरी हमारी वैल्यू आई थी 2/√14 और N2 की वैल्यू है 3/√14। L1, M1, N1 यहाँ है, L2, M2, N2 यहाँ है। अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन क्वेश्चन तो मिल गया, अगर हमें थीटा ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं cos थीटा की वैल्यू L1, L2, M1, M2, N1, N2 अपॉन रूट L1 का स्क्वायर, M1 का स्क्वायर, N1 का स्क्वायर, सेकेंड टाइम रूट L2 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर और N2 का
स्क्वायर, ये इस तरह से। ये फॉर्मूले आप इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और हमारे ये एंगल आ जाएगा। अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम टाइम इसकी सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन ही पूछी जाती है, जो इस तरह से हमने फाइंड कर ली। अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब हमारा नया टॉपिक है यूनिट नंबर 15, रैखिक प्रोग्रामर, लीनियर प्रोग्रामर, जिस रिलेटेड आपको कुछ कंडीशन एंड टर्म दी जाएगी और उस पे हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, निम्नतमीकरण और अधिकतमीकरण करना है। इसके लिए पर्टिकुलर एक जेड, जिसे हम उद्देश्य कहेंगे, वो गिवन होगा। इसके लिए एक एग्जांपल आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। इस रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन जिसमें आपको कंडीशन को ध्यान देके इक्वेशन प्राप्त करनी है, ऐसी ये असमीका प्राप्त करनी है, ये इन इक्वेशन, और उस बेस पे हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करके देखना है कि इसका निम्नतमीकरण क्या होगा और अधिकतमीकरण क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम किस तरह से ये सॉल्व होता है। ये कंडीशन आपको दी जाएगी और दिए जाएंगे कि x + 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 60 के। हम इस इक्वेशन को एक टेबुलर फॉर्म में करते हैं ताकि हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकें, ग्राफ में शो कर सकें। इसके लिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, x को 0 बना देना है। इसको निकालने के बाद इसी तरीके x को 0 बनाएंगे तो 3y की वैल्यू 60 है, इससे y हमें प्राप्त हो जाएगा 20। सेकेंड टाइम y को 0 बना देंगे तो x डायरेक्ट 60 आ जाएगा। इस तरह से हमें दो वैल्यू निकालनी है। फिर हम देखते हैं सेकेंड कंडीशन, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यहाँ पे जब x 0 होगा तो y 10 आ जाएगा और y 0 होगा तो x 10 आ जाएगा। ये दूसरी होगी। तीसरी में देखिए ध्यान से, y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन x या इक्वल टू। इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सबसे पहले हम यहीं से इसका स्टार्टिंग करते हैं। इस पर देखिए, ये x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन पे कट हो रहे हैं, और जब भी ये कंडीशन इस तरह की दी जाती है तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा, दोनों के एकदम बीचों बीच इक्वल साथ में है, इसलिए ये लाइन हमें गहरी रखनी है। लेकिन y की तरफ देखिए, हमें ये ग्रेटर देन का निशान है, बड़े वाला निशान है, इसलिए इसका जो हल क्षेत्र है, इसका जो एरिया है वो इस तरह से होगा, y एक्सिस की साइड इस तरह से। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दो ये कंडीशन भी ध्यान देने योग्य है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू, और y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू। x 0 से बड़ा या बराबर कहाँ होता है, तो x 0 के बराबर तो होता है y एक्सिस पे, और 0 से बड़ा होता है इस साइड पूरा इधर। y 0 तो यही होता है और 0 से बड़ा ऊपर की साइड। तो देखिए, दोनों एरो का जो क्रॉसिंग क्षेत्र है कह सकते हैं, जिनका सुसंगत हल एक तरह से कॉमन पार्ट है, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। तो इन दोनों का आप हमेशा मतलब निकालिए, ये पहला चतुर्थांश होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। और इस यूनिट में सारे के सारे क्वेश्चन के जो मेन आंसर है, मेन डायग्राम है, आपको पहले चतुर्थांश में बनाने हैं। अब हम इन दोनों टेबल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं वहाँ पे। उसके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्केल लेते हैं, पैमाना लेते हैं, 10 का गैप ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 और 60। x की मैक्सिमम वैल्यू 60 है और y की तो 20 तक की है, लेकिन हम इसमें भी वही गैप रखते हैं, 10 20 30 40 50 60। इस तरह से ये हमारा पैमाना है, स्केल है। ये स्केल क्या है कि जो x एक्सिस है, x एक्सिस पर 1 cm हमने 10 माना, और y एक्सिस पर भी 1 cm को हमने 10 माना। ये हमारा पैमाना है। ये नोट डाउन जरूर रखें आप ग्राफ के साथ। अब इसका ग्राफीय निरूपण देखिए, 0 से 20, x की 0 y की 20। तो यहाँ पे इस एक्सिस पे x 0 है, y 20 है, और दूसरी बार x 60 है, y 0 है। ये रहा 60 और 0। तो हम देखते हैं इसका ग्राफ किस तरह से आता है। उसके बाद इस दूसरी लाइन का भी ग्राफ कैसा आता है, देखिए दोनों का, वो इस तरह से हो जाएगा। तो वो इस तरह से हो जाता है। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ
020 यहाँ है और 60 यहाँ है, इस तरह से। और थर्ड का हम पहले ही बना चुके हैं। सेकंड का देखिए ये इस तरह से होगा 10 0 और 0 10। अब हम देखते हैं इनका कॉमन भाग कौन सा है, कॉमन क्षेत्र कौन सा है। इसके लिए तरह यहाँ पे ध्यान देना। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 अगर हम लें तो यह हमारे 0 मिल जाता है और इधर 60 मिल जाए। ये चेक करने का तरीका है। इसका मतलब देखिए 60 0 से बड़ा ही है, ये बात सत्य है, राइट है। तो हमें इस ग्राफ के लिए ये जो इसका क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा, 0 0 की तरफ होगा। क्योंकि हम जनरली ग्राफ तो बना देते हैं, आइडिया नहीं रहता है कि हमें ऊपर हल क्षेत्र करना है या नीचे करना है। इसके लिए तरीका है 0 0 सोचना है, अगर सत्य है तो 0 0 की तरफ, असत्य है तो दूसरी तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे में देखते हैं। इसमें भी 0 सोचा, 0 लिया, 0 + 0, क्या ये 10 से ज़्यादा हो सकता है? ना ज़्यादा हो सकता है, ना ही इक्वल हो सकता है। तो ये बात हमारे असत्य आ गई, फॉल्स हो गया ये। इसलिए इस ग्राफ के लिए लाइन 0 0 की तरफ ना होके दूसरी तरफ होगी, ये इस तरह से। और तीसरी लाइन के लिए हम पहले कह चुके हैं कि y एक्सिस की तरफ होगा। तो इस तरह से आप देखें तो सबका कॉमन क्षेत्र ये मिलता है, इतना सा ये चतुर्भुज मिलता है। इन चारों पॉइंट को आपको नोट करना है। क्या है ये चारों पॉइंट? इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C और ये D। तो चारों पॉइंट पहले लिख देते हैं, वो ज़रूरी हैं। क्या होंगे A, B, C, D? A है यहाँ पे देखिए 0 10 क्योंकि y एक्सिस है। B की वैल्यू यहाँ पे जो परिच्छेद हो रहा है वो कैसे होगा, और C की वैल्यू जहाँ ये परिच्छेद हो रहा है वो कैसे होगा, इसका भी आपको एक तरीका बता देते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए D भी y एक्सिस पे है, तो ये दो तो हमें डायरेक्टली मिल गए। फिर हम देखते हैं कि B और C कैसे निकाला जाते हैं, उसका तरीका देख लीजिए आप किस तरह से होगा। तो B के लिए देखिए B पे कौन सी लाइन कट रही है, लाइन 2 और लाइन 3, ये दोनों परिच्छेद हो रही है। लाइन 2 की इक्वेशन में हम यहाँ पे इक्वल मान के सॉल्व करते हैं, x + y = 10, और लाइन 3 x = y। तो यहाँ पे देखिए x की जगह y पुट कर लेते हैं या y की जगह x पुट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें देखिए 2x = 10, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू भी 5 मिलेगी, दोनों वैल्यू 5 5 आ गई, इसलिए B का कोऑर्डिनेट हो गया 5,5। C पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट, लाइन फर्स्ट और थर्ड इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। इसके लिए देखिए थर्ड की इक्वेशन को हम यहाँ पुट करते हैं, x की जगह y, 3y ऑलरेडी। तो इस तरह से हमें 4y = 60, y की वैल्यू 15 मिलेगी, वो x के भी इक्वल है। इसका मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू 15 आ गई। अब हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं, इसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किस तरह से किया जाता है, वो इस तरह से होगा। देखिए तो टेबुलर फॉर्म में देखिए A, B, C, D की वैल्यू पुट करते हैं। Z जो हमारा उद्देश्य था उसमें 3x की जगह x की वैल्यू 0, y की जगह y की वैल्यू, इस तरह से हमें ये कैलकुलेशन मिल जाएगी। दूसरे में भी ये x ये y, तीसरे में ये x ये y, और यहाँ पे ये x और ये y पुट करके हमें इस तरह से वैल्यू मिलेगी। ये सबसे कम है तो यहाँ पे ये न्यूनतम हो जाएगा, और ये दोनों अधिक हैं तो यहाँ पे ये अधिकतमीकरण हो जाएगा। ये हमारी अधिकतम मान है, सबसे मैक्सिमाइज हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इस तरह की पूरी एक्सरसाइज जो है 15.1 है। 15.2 में जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम से आप इस तरह से कंडीशन बना के और उसको इसी फॉर्मेट से इस तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें। अब हम थोड़ा आगे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। वेरी इम्पोर्टेंट है ये। अब हमारा नया टॉपिक है यूनिट नंबर 16, प्रोबेबिलिटी। इसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता। इसमें कंडीशन दी जाती है कि ए घटित हो रहा है तब बी घटने की प्रोबेबिलिटी ये इस तरह से है, और पी ए और पी बी हमें गिवन है। तो इसका एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा देखिए, पी ए बाई बी बाई ए, यानी यहाँ पे ए नीचे है तो इंटरसेक्शन ए और बी का अपॉन ए। तो
तो हमें यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू गिवन है 0.4, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अननोन है ये। पी ए हमारे पास 0.8, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको, तो ये 0.4 को 0.8 से, तो यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिल जाएगी 32, 0.32। ये हमारे इंटरसेक्शन की वैल्यू है। फर्स्ट टॉपर सॉल्व हो गया। अब हमें इसका सेकेंड पार्ट, इसमें ए बाई बी है, देखिए या बी नीचे है, फॉर्मूला वही है, इंटरसेक्शन हमेशा ऊपर रहेगा और जो ये नीचे है यहाँ पे वही अप्लाई करना है। इंटरसेक्शन हमने अभी प्राप्त किया है 0.32 अपॉन पी बी है 0.5। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 32 अपॉन 50 और इसका हाफ जो है 16 अपॉन 25। वैल्यू पुट इस तरह से भी हो सकती है, और अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 0.64 हो जाएगा। इसको डिवाइड करके आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और लास्ट जो तीसरा पॉइंट हमें ज्ञात करना है वो हमें इनका यूनियन, ए यूनियन बी, क्या फॉर्मूला था इसका, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए हमारे पास 0.8, पी बी 0.5 और इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे देखिए 0.32। इस तरह से हमने इनको ऐड किया तो 1.3 माइनस 0.32 कैलकुलेट करते हैं तो हमें इजीली इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे देखो ये 0 लगा सकते हैं हम, तो यहाँ पे 8 हो गया और 2 में से ये 3 जाएंगे तो 98। इस तरह से ये 0.98 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी ए यूनियन बी की, जो हमें तीसरा पार्ट फाइंड करना था। अब हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको गिवन है कि एक सिक्का उछाला जाता है। फर्स्ट कंडीशन यही है, सिक्का उछालने पे हेड या टेल आया, उसके बाद अगर हेड आता है तो सिक्के को फिर से उछाला जाता है। हेड तो ऑलरेडी आ रखा है, उसके बाद सिक्के को उछाला, उस समय या तो हेड आया या टेल आया। और अगर शुरुआत में जब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिक्का उछाला था उस समय टेल आ गया तो हमें एक पासा उछालना है। टेल तो आ ही चुका है, उसके बाद पासा उछालना है। तो पासे पे एक क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, ये कंडीशन बनेगी। इस प्रकार हमारे सैंपल स्पेस जो बनेगा वो सैंपल स्पेस देखिए इस तरह से बनेगा, एच 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 टी T1 फिर T2 T3 T4 T5 T6 तक इस तरह से कंडीशन बनेगी। टोटल मिला के 2 और 6 8 हमारे पे यहाँ पे कंडीशन मिली। फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एटलीस्ट 1 टेल आना चाहिए, कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन सभी कंडीशन में एक टेल आ रहा है, यहाँ पे भी एक टेल आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए बाद में 1 2 3 इस तरह से के साथ टेल। फिर सैंपल स्पेस के 8 पार्ट और ए में देखिए इसमें कम से कम 1 टेल की बात की जा रही है। इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालते हैं इसका थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम वापस देखिए। शुरुआत में प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसके 2 पार्ट हो गए 1/2 1/2। यहाँ से इसके फिर 2 पार्ट हो गए 1/4 एंड 1/4। इसके 6 पार्ट हो रहे हैं, इसलिए हर पार्ट की वैल्यू 1/12 होगी सारे के सारे। फिर देखते हैं एच टी, ये एच टी की प्रोबेबिलिटी 1/4। T1 देखिए T1 की कितनी 1/12। यहाँ पे सब की सब T1 T2 T3 4 5 6 सब तक यहाँ पे 6 बार 1/12 लिखना है। और पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। सारा का सारा यहाँ पे एलसीएम लेके कैलकुलेट करके 3/4। फिर पीबी की वैल्यू निकालनी है जिसमें हमें यहाँ पे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का योग करना है। वो किस तरह होगा देखिए, T5 की भी 1/12 ही है और इसकी भी 1/12 ही है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे 1/6 हो जाएगा। 2/12 होगा, 2/12 का आप जानते हैं 1/6 इस तरह से। अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है,
कि ए और बी में, इस ए और बी में कौन सी घटना, कौन सी इवेंट सेम है। तो हम देखते हैं T5 और T6 ये दोनों में सेम है। तो इस तरह से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किस तरह से आएगी, P T5 प्लस P T6 1/12 1/12 2/12 हो गया 1/6। फाइंड क्या करना है, A बाई बी, यानी हमें ज्ञात है कि दोनों जो है नंबर्स 4 से ज़्यादा हैं, तो हमें ज्ञात प्रोबेबिलिटी करनी है कि दोनों कंडीशन में कम से कम एक बार टेल आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ही ली है 1/6, PB की B 1/6। इस तरह से ये 1 कैलकुलेट हो जाता है। और अगर इसका विपरीत इस तरह से भी पूछा जाए B/A, तो यहाँ पे वो इस तरह से होगा, यहाँ पे A नीचे है 1/6 अपॉन 3/4। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 4/18 2/9। इस तरह से आंसर आ जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक एग्जाम्पल है, उसका भी आप अभ्यास करेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16, जिसमें A और B दोनों इंडिपेंडेंस इवेंट है, स्वतंत्र घटना है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन का मान इन दोनों घटनाओं के गुणनफल के बराबर होगा। हमें ज्ञात करना है कि कम से कम एक घटना के घटने की एटलीस्ट 1 इवेंट जो हैपन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। इसके लिए देखिए कम से कम एक के लिए यूनियन फाइंड करते हैं, और यूनियन का फॉर्मूला PA प्लस PB माइनस A इंटरसेक्शन B। इस तरह से हम देखते हैं कि A इंटरसेक्शन B हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PA PB गुणनफल के बराबर। इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हो गया PB 1 माइनस PA। अब हम इस PA को 1 माइनस P' लिख सकते हैं, या PA' लिख सकते हैं। यहाँ पे A बार, ये देखिए 1 माइनस PA क्या बन गया, PA' बार, P नॉट कहते हैं। 1 को 1 रहने देते हैं। इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से PA नॉट कॉमन हो गया, इसकी जगह 1, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। PB 1 माइनस PB का मतलब PB नॉट होता है। तो जिस तरह से PA नॉट आया उस तरह से PB नॉट आया, ये हमारा आंसर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। 15 एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, उसका भी आप अभ्यास करें। अब हम देखते हैं 16.2 का क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें PA, PB और PC यानी A के द्वारा समस्या हल करने की प्रोबेबिलिटी, B के द्वारा हल करने की प्रोबेबिलिटी और C के द्वारा हल करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है। हमें ये ज्ञात करना है कि समस्या हल हो जाएगी। अब हल होने का मतलब क्या हुआ, या तो उसको A ने सॉल्व किया है, या उसको B ने किया है, या C ने किया है, या A B ने मिलके किया तो C ने नहीं किया। इस तरह से किसी न किसी एक के द्वारा या दो के द्वारा या तीनों के द्वारा समस्या हल हो चुकी है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी। इससे पहले हम निकालते हैं कि समस्या हल ना होने की अलग अलग के द्वारा, यानी A के द्वारा, B के द्वारा और C के द्वारा समस्या हल ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसके लिए PA नॉट ज्ञात करना है। PA नॉट 1 माइनस PA होता है, 1 माइनस 1/2 जो 1/2 होता है। इस तरह से PB नॉट ज्ञात करने के लिए 1 में से PB माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2/3 होता है। PC नॉट के लिए 1 माइनस PC 1 माइनस 1/4 तो 3/4 होता है। इस तरह से हमने A नॉट, B नॉट और C नॉट फाइंड कर लिया। अब हम क्या ज्ञात करते हैं कि समस्या हल होगी नहीं अगर, तो क्या इसकी कंडीशन बनेगी। समस्या यानी प्रॉब्लम
हल ना होने की प्रायिकता, हल ना होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं ताकि हम हल होने की ज्ञात कर पाएंगे। इसका मीनिंग यह है कि ए ने भी हल नहीं किया है, बी ने भी नहीं किया है और सी ने भी हल नहीं किया है, तीनों के द्वारा हल नहीं हुई है। हमें ज्ञात करनी होने की, इसलिए हम नहीं होने की ज्ञात करके उसको 1 में से माइनस कर देंगे। PA0 1/2, 2/3 और 3/4 कैलकुलेशन के बाद हम प्राप्त करते हैं 1/4। 1/4 चांस है ये समस्या हल नहीं होगी। तो अब हम लिखेंगे समस्या हल होने की, प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रायिकता। तो होने की प्रायिकता कैसे होगी? जो नहीं होने की प्रायिकता थी उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से 3/4 आगे हमारी अभिष्ट प्रायिकता। अगर हम इसको गुणनफल दूसरे तरीके से करते तो थोड़ा लेंथी रहता, इसलिए हमने ये ना होने की ज्ञात की और उसके बाद होने की ज्ञात कर दी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभ्यास करें। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देखें। अब हम बेज प्रमेय रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको 3 प्रकार की मशीनों के द्वारा बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है अलग अलग। जो पहले टाइप की जो मशीन है, ए टाइप की, उस मशीन के द्वारा बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी 25%, 35% बी के द्वारा और सी के द्वारा है 4%। हमें ये भी गिवन है कि कोई भी मशीन जो बोल्ट बना रही है उससे बने हुए बोल्ट खराब या त्रुटिपूर्ण होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरह से है। इसके लिए ए रिप्रेजेंट करता है A/E1। इट मीन्स जो पहली वाली मशीन है, जो ए प्रकार की मशीन है, इसके द्वारा बोल्ट के खराब बनाए जाने की प्रोबेबिलिटी 5%, बी के द्वारा 4%, सी के द्वारा 2%। हमें ज्ञात करना है कि उन सब बोल्ट में से हमने एक बोल्ट सेलेक्ट किया और वो बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है और ख़राब भी था। ये हमें ज्ञात करना है इसकी प्रोबेबिलिटी कि खराब बोल्ट के मशीन बी के द्वारा बनाए जाने की। इसके लिए बेज थ्योरम देखिए, E1/A है तो यहाँ पे इसको E2/A है, PE2 A/E2। फॉर्मूला बड़ा आसान है। फिर यहाँ पे अपॉन में देखो PE1 A/E1, PE2 A/E2, PE3 A/E3। इसमें सारी की सारी वैल्यू पुट करके इसकी अभिष्ट प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो किस तरह से होती है देखिए, ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट करने के बाद, तो वैल्यू पुट करने के बाद E2 की वैल्यू पुट की, ये A/E2 की वैल्यू पुट की। उस प्रकार PE1 A/E1, E2 A/E2 सारी की सारी वैल्यू पुट करते हैं ध्यानपूर्वक, और इस तरह से कैलकुलेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। लास्ट इक्वेशन जो है सॉल्यूशन अपना 28/69। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है ये, बेज प्रमेय। इस रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जो रोग संबंधित हैं। फ़िलहाल इसकी ज़्यादा ज़रूरत है उससे रिपोर्ट से जुड़ी हुई चीज़ों की। तो ये क्या क्वेश्चन है, क्या इसका सॉल्यूशन है, इसके लिए देखिए ज़रा। इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया एक जन समुदाय, एक विशेष कैटेगरी के लोगों की जांच करने से पहले ये पाया गया कि जो पूरी कैटेगरी कम्युनिटी है उनमें से 0.1% लोग उस रोग से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। तो जो रोग से पीड़ित नहीं हैं, जो एकदम निरोगी हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से होगी देखिए। वो 0.1% यानी कि 0.001 1000 में से 1 पीड़ित है। तो कितने पीड़ित नहीं है, कितने एकदम निरोगी हैं, तो 999 हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइप के जो व्यक्ति हैं, रोगी और निरोगी,
उनकी प्रोबेबिलिटी देखिए। फिर क्या होता है कि ब्लड की जांच करवाते हैं, रक्त का टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आने का यहाँ पे ये बोल रखा है। अब होता क्या है कि जो रोगी हैं उसने अगर अपनी जांच करवाई तो 99% उसको जांच मिल जाती है कि हाँ भाई आप रोगी हो और आपकी ये जांच इस तरह से है। लेकिन क्या है कि 0.5% ये रिपोर्ट स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी सिद्ध कर लेती है, रोगी बता देती है। यानी कि यहाँ पे ये जो 0.005 है ये स्वस्थ व्यक्ति के रोगी बताए जाने की रिपोर्ट के बारे में। अब हमें जो रिपोर्ट आई है उनमें से एक व्यक्ति को सेलेक्ट किया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो रोगी हैं, तो उसकी क्या प्रायिकता है, यानी कि E1/A। किस तरह से ज्ञात किया जाता है इसका, P(E1) A/E1, ये बेहस थ्योरम है, इसका अच्छे से यूज़ आप करना सीख जाएं। ये सेम टू सेम आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे E2 और A/E2। इसमें सारी की सारी कैलकुलेशन वैल्यू रखने के बाद सॉल्व हो जाती है। E1 कितना है, E1 हमारे पास 0.001 है। A/E1, तो A/E1 है 0.99, फिर वही 0.001 इंटू 0.99 प्लस E2 हमारा देखिए 0.999 है, जो रोग से फ्री है, आज़ाद है या निरोगी है, उनकी प्रोबेबिलिटी। लेकिन उनमें भी किसी को रिपोर्ट ये कह देती है कि आप रोगी हो, उसकी प्रायिकता 0.005। तो ये पूरी कैलकुलेशन देखिए किस तरह से इसका आंसर आ जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जैसा एग्जाम्पल भी है। दोनों को आप अच्छे से अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तो पूरी कैलकुलेशन इनको मल्टीप्लाई करा के इनको मल्टीप्लाई करा के फिर ये ऐड करेंगे तो इस तरह से, फिर यहाँ से पॉइंट यहाँ लगा देते हैं तो 9.9, 59.85 पॉइंट हटा के कैलकुलेट करते हैं तो 990/5985। इसको कैलकुलेट करते हैं 45 का ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड देके तो 22/133 ये हमारा आंसर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं माध्य यानी प्रत्याशा और प्रसरण मानक विचरण रिलेटेड एक क्वेश्चन, जिसमें प्रायिकता बंटन एक हमारा टॉपिक है। प्रायिकता बंटन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें एक पासे को उछाला जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से यादृच्छिक चर प्राप्त होते हैं। उनकी प्रायिकता किस तरह से होती है। देखिए सबकी प्रायिकता 1/6 होती है, क्योंकि एक पासे पर जितने भी अंक हैं सबके घटने की प्रायिकता समान होती है, वो समप्रायिक होते हैं। तो 1/6 1/6 1/6 इस तरह से सबकी हो गई। अब हमें एक तो इसका माध्य जब ज्ञात करना हो तो हमें XPX, एक मैंने आपके सामने एक टर्म लिखा XPX, इसको इससे इंटू करके यहाँ लिखते हैं 2/6 3/6 4/6 5/6 और ये 6/6 इसकी टोटलिंग, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, x का स्क्वायर यानी सारे के सारे नंबर का स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 9 16 25 और 36। इस x स्क्वायर का देखिए x स्क्वायर का भी px यानी प्रायिकता बंटन से इंटू कराते हैं तो ये 1/6 4/6 9/6 16/6 25/6 और 36/6 इस तरह से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसका योग करते हैं और इसका माध्य और प्रसरण किस तरह से ज्ञात करते हैं, वेरिएंस किस तरह से ज्ञात करते हैं देखते हैं। टोटलिंग इसकी 1 2 3 4 5 6 सबकी टोटल 21/6 हो गई इसकी डायरेक्ट टोटल। और यहाँ पे भी हम इस तरह से टोटल करते हैं 91/6।
अब हमें निकालना है प्रत्याशा, इसको प्रत्याशा भी कहते हैं, माध्य भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं। EX लिखा है, इसका सिंबल, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा XPX। तो ये XPX का योग जो है वो ही हमारा माध्य है। ये फर्स्ट हमारा आंसर है माध्य का। फिर है प्रसरण यानी वेरिएंस, किस तरह से निकालते हैं, इसका फॉर्मूला EX²। ये EX² देखिए यहाँ पे इसकी टोटल माइनस EX का होल स्क्वायर। ये EX हमारे पास क्या है 21/6। तो इस तरह से 91/6 माइनस 441/36 इसका एलसीएम लेके पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हैं तो हम प्राप्त करेंगे 35/12। इसका लास्ट आंसर है प्रसरण का। अगर हमें मानक विचलन पूछा जाए, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए रूट ऑफ वेरिएंस जो हमने प्रसरण निकाला है इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है और इसमें वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें माध्य, प्रसरण और मानक विचलन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभ्यास करें इसका बारंबार। अब हम एक अंतिम प्रश्न देख लेते हैं हमारा आज का, जो प्रायिकता बंटन और विशेषता इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, बर्नौली सिद्धांत जहाँ पे लागू होता है। क्या है ये फॉर्मूला, इसका यूज देखते हैं। उससे पहले ये प्रायिकता बंटन में जो है हमेशा ये प्रायिकता बंटन NP के फॉर्म में होता है। पहली वाली वैल्यू जो ये है N की वैल्यू 6 है और P की वैल्यू 1/2 है। Q निकलता है P को 1 में से घटा के 1 माइनस P, तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो यहाँ Q भी वही आ गया। ये जो R है ये X की वैल्यू है। R हमें अलग अलग रखना है 1 2 3 4 ऐसे करके 6 तक, और हमें फाइंड करना है कि जो R की वैल्यू यानी X की वैल्यू 3 रखी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है, सबसे ज़्यादा मान आ रहा है। इसके लिए सबसे पहले देखिए x = 1 यानी कि R की वैल्यू 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट होगा R = 0 पर। तो Px = 0, N 6C 0, P यहाँ पे 1/2 है, इसकी पावर 6 और 1/2 की पावर 6 माइनस यहाँ पे R 0 है इसलिए ये 0 ले लेते हैं। यहाँ इस तरह से फॉर्मूला है n-r और r यहाँ पे है, तो n-r यानी कि यहाँ पे 6 - 0 6 ही रहेगा और यहाँ 0 रहेगा। थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। 11th में फॉर्मूला इसका थोड़ा सा चेंज है, तो जिसके बारे में हमें ज्ञात करना है वो हमें इस तरह से लेना पड़ेगा। उसकी पावर हमें ऐसे लेनी पड़ेगी कि जो p हमें ज्ञात करना है उसकी पावर किस तरह से होगी। ये देखिए 6c1 की वैल्यू 1 ही होती है और 1/2 की पावर 6 इसका आंसर इस तरह से आया है। उसके बाद हम लेते हैं r की जगह 1, तो यहाँ पे 6c1 यहाँ पावर 5 हो जाएगी और यहाँ पावर 1 बढ़ जाएगी। इसकी पावर घटती रहेगी, इसकी बढ़ती रहेगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 6c1 की वैल्यू 6 होती है, 1/2 की पावर 6 हो गई। इस तरह से हमें r की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 4, 5 और 6 लेके पूरे के पूरे वैल्यू निकालनी है। ये इसी तरह से लिया जाएगा। P x = 2, 6c2 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 2। इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 6c2 किस तरह से कैलकुलेट होता है। 6c2 में फैक्टोरियल 6, 2 और 6 - 2, तो इसको 6 को लिखेंगे 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 स्टॉप कर दिया, 2 × 1 ये 4 से 4 कट गया और ये हमारे इस तरह से 15 आ जाएगा इसकी वैल्यू 6c2 की। फिर हम लेते हैं 6c3, जब हम r की जगह 3 लेंगे 1/2 की पावर 3 है और 1/2 की पावर ये भी 3 है। तो देखिए इसको 3 से भी कैलकुलेट करते हैं तो हमें इस तरह से मिलेगा। 4 तक तो हमें ऐसे रखना है, उसके बाद 3 × 2 × 1
फैक्टोरियल 3 से 3 कट हो जाएगा और हमें यहाँ पे 20 1/2 फिर इसी तरह से ये 4 पर 5 पर और 6 पे ज्ञात करेंगे तो हमें वापस ऐसे 15 1/2 6 1/2 और 1/2 इस तरह से प्राप्त होगा। ये दोनों वैल्यू सेम प्राप्त होगी, ये दोनों वैल्यू सेम प्राप्त होगी, ये दोनों सेम प्राप्त होगी। ये सबसे ज़्यादा हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। वो हमें ध्यान देना है कि किस पर अधिकतम आई है, x की वैल्यू r की जगह 3 रखने पर, और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी रिलेटेड मैक्सिमम, इसके पार्ट को हमने सॉल्व किया है। और इसके बाद आपको एक मैसेज देते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड। इस बार लॉकडाउन और कोरोना की वजह से आपके जो व्यवधान हुआ है, एक एग्ज़ाम का जो रूटीन था वो उसमें ब्रेक हुआ है। उम्मीद है आप उस ब्रेक को पॉजिटिवली लेके अच्छी सी तैयारी की होगी। जो हमारा जो एग्ज़ाम हो रहा है मैथ्स का आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर लॉन्ग टाइम, इसमें आप अच्छा करेंगे, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। और भविष्य में भी आपका इस तरह के कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उसके लिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप तक बने रहे, जुड़े रहे और आपकी हेल्प करते रहे। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। जय हिंद।